नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं। दिन की सभी बड़ी खबरें आपके सामने। और इस वक्त जो खबर आ रही है, सिंचाई विभाग के इंजीनियर राम भवन के तार अमेरिका से भी जुड़े हो सकते हैं। पोर्नोग्राफी मामले में पिछले महीने सीबीआई ने राम भवन को गिरफ्तार किया था और अब इसी तरह का एक मामले में श्रीनगर से एक शख्स को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम नियाज है। नियाज के तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं। केस की जांच पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में राम भवन से किस तरह से है इसका पूरा मामला जुड़ता है, अब इसकी पड़ताल सीबीआई कर रही है। श्रीनगर से नियाज अहमद मीर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। नियाज अहमद मीर की अगर बात करें तो उसकी जो पत्नी है वो वाशिंगटन में रहती है और वो वाशिंगटन से छोटे छोटे बच्चों का जो वीडियो क्लिप्स वहाँ बना करके जिस तरह से श्रीनगर और श्रीनगर के बाद उत्तर प्रदेश, ये जो पूरा कनेक्शन है, इस मामले पर बाकायदा सीबीआई को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसके बाद नियाज अहमद मीर की गिरफ्तारी हुई। हालांकि इसी मामले में उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने में ही राम भवन नाम के एक इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी। राम भवन के साथ साथ नीरज नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और इस मामले में जिस तरह से राम भवन के बारे में जानकारी मिली थी कि वो 50 से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों, उसमें से हमीरपुर और बांदा का जो कनेक्शन सामने आया था, तो इस मामले में कार्रवाई अभी सीबीआई की टीम कर रही है। और कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, श्रीनगर और उसके बाद जिस तरह से वाशिंगटन के में रहने वाली एक महिला का नाम सामने आया है, कहा जा सकता है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जल्द ही कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और 13 साल पहले गोरखपुर में हुए सनसनीखेज सीरियल बम ब्लास्ट में अदालत ने आरोपी तारिक काजमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तारिक काजमी पर 2,15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तारिक काजमी आजमगढ़ के शंभूपुर थाना रानी की सराय का रहने वाला है। तारिक काजमी जिस पर लखनऊ, अयोध्या और बाराबंकी कचहरी में ब्लास्ट का भी आरोप था, उसे बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ और अयोध्या की अदालत पहले ही तारिक को सजा सुना चुकी है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो है वो इनका पकड़ा जाना, ये आरोप ही जो है वो विरचित हुआ है न्यायालय में 3/12/2013 को। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। कुछ पूर्व की सरकारें इन्हें छुड़ाना भी चाहती थी और इनका केस वापस भी लेना चाहती थी, जो वो सफल नहीं हो पाई। और बाद में न्यायालय ने इनका विचारण किया और अब ये दोषी भी पाए गए और इनकी सजा भी हुई। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने बेतुका बयान दिया है। बलिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भीम राजभर ने लोगों को ताड़ी पीने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि ताड़ी पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। उन्होंने दावा किया कि ताड़ी पीने से कोविड नहीं होता। भीम राजभर इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने बताया कि राजभर समाज ताड़ी पिलाकर अपने बच्चों की परवरिश करता है, तभी ये समाज विषम परिस्थितियों में भी मजबूत बना रहता है। कोरोना में लोग कहते हैं कि कैसे बचे, लेकिन यदि इस धरती पे सबसे ज्यादा एंशिएंट प्राचीन पेड़ और कोरोना को भी मात कर सकता है तो वो ताड़ी का जल ही है। ताड़ी ही है जिससे यूनिटी पावर बढ़ती है और ये ताड़ी पी के राजभर समाज विपरीत परिस्थितियों में भी। बरेली पहुंचे श्रम मंत्री रघुराज सिंह ने किसान आंदोलन पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस में कभी अध्यक्ष सोनिया गांधी होती हैं तो कभी राहुल गांधी। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी किताब में राहुल गांधी को पप्पू बताया है। राहुल को खेती का ज्ञान नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि गेहूं की बाली और धान की बाली में क्या फर्क होता है। देखिए, ओबामा जी राष्ट्रपति रहे वहाँ के अमेरिका के, ट्रम्प से पहले थे। उन्होंने अपनी किताब में पप्पू लिखा है उनको। मैंने तो नहीं कहा कि लिख दो इसको पप्पू। वो आप किताब पढ़ लेना, मैंने पढ़ी है। ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका के, उन्होंने पप्पू शब्द का उपयोग किया है कि मैं उनसे मिला था जब भारत गया राहुल से, लेकर राहुल नासमझ व्यक्ति हैं क्योंकि उनको जौ की बाल और गेहूं की बाल में अंतर नजर नहीं आता, न वो धान के खेत को समझ पाते हैं। तो वो खेती के विषय में समझेंगे क्या, क्योंकि वो तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। आदरणीय मोदी जी बहुत गरीब परिवार में और चाय बेचने वाले से आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आदरणीय मोदी जी हम सबकी व्यवस्था सुनिश्चित। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित
लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च अमेरिकी सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभारने के लिए दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी ओब्रायन ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पदक स्वीकार किया। 20 जुलाई 1942 को अमेरिकी संसद द्वारा लीजन ऑफ मेरिट मेडल देने की शुरुआत की गई थी। ये अमेरिकी सेना, विदेशी सैन्य सदस्यों और उन राजनीतिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण और सराहनीय आचरण प्रदर्शित किया है। ये सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है। लीजन ऑफ मेरिट मेडल एक 5 रेज वाला सफेद क्रॉस है जिसे लाल रंग से धारित किया गया है। इसमें 13 सफेद सितारों वाले नीले केंद्र के साथ एक हरे रंग की पुष्प आकृति है। इससे पहले ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। और सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को इस पर बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई है और ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रदत्त लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार इसका प्रमाण है और उनके नेतृत्व पर वैश्विक स्वीकार्यता की मुहर है। प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। यहां 280 सीटों में से बीजेपी को 66 तो गुपकार गैंग को 113 सीटें मिली हैं। 370 हटने के बाद यहां पहला इलेक्शन हुआ है जिसमें बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या आखिर बीजेपी को मिले इस जनादेश का संदेश क्या है। जो हमारा कैंडिडेट था एनसी की तरफ से था कैसर अहमद गनाई, इन्होंने जीत हासिल की है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में डेवलपमेंट बहुत होगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी दर्शाती है। भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के नतीजों की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है और इन नतीजों का सबसे बड़ा संदेश ये है कि गन वाले तंत्र पर लोकतंत्र बहुत भारी पड़ा है। न तो कोई चुनाव का बहिष्कार करने की हिम्मत जुटा पाया और न ही कोई बड़ी वारदात हुई। रहा सवाल नतीजों का, तो अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद का यह चुनाव करीब करीब बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया था। इसके बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कांटे की टक्कर है। कश्मीर वैली में भी कमल खिल गया है, इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद ये पहला चुनाव है, लिहाजा इस चुनाव पर सबकी नजर है। गठबंधन के तौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 7 दलों का गुपकार मोर्चा सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभरा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव का जनादेश क्या संदेश दे रहा है। तो हैदराबाद के बाद अब घाटी में श्रीनगर में कमल क्या मायने हैं और किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड की माने तो किसानों के प्रोटेस्ट की वजह 14,000 करोड़ का बिजनेस का घाटा हुआ है, जिसमें न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्य भी शामिल हैं। दिल्ली की सीमाओं पर कई दिनों से किसान डटे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आ रही हैं। सामान एक से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच रहे। कन्फेडरेशन की माने तो अगर ये डेडलॉक
खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जरूरी सामानों की दिक्कत पैदा हो सकती है। आंदोलन के कारण से दिल्ली और आसपास के राज्यों में लगभग 14,000 करोड़ के व्यापार का नुकसान हुआ है। दिल्ली में लगभग 50,000 वाहन प्रतिदिन आते हैं अन्य राज्यों से सामान लेकर के, और लगभग 30,000 ट्रक जाते हैं दिल्ली से अन्य राज्यों में। तो लगभग 20% ट्रक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। और इस सब के बीच में किसानों के दिल्ली की तरफ आने का सिलसिला जारी है। ऐसे ही रामपुर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों की मुरादाबाद रामपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 24 पर पुलिस से झड़प हो गई। किसानों को जब पुलिस ने रोका तो वो उग्र हो उठे और पुलिस से धक्का मुक्की शुरू कर दी। किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा। पुलिस की सख्ती पर नाराज किसान मूढ़ा पांडे टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए। किसानों के धरने के चलते लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ है। ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से दिन में किसानों का पुलिस के साथ झड़प और उसके बाद फिर किसान धरने पर बैठे। और अब NH-24 पर जाम की हालत। फरीद शमसी मुरादाबाद से लाए जुड़ गए मेरे साथ इस वक्त। फरीद, तो क्या इस वक्त हालत है, किसान क्या कह रहे हैं, क्या जाम की क्या हालत है? जी अजय जी, दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर मुंडा पांडे पर किसान टोल प्लाजा पर कब्जा जमाए बैठे हैं। उनका कहना है कि उन्हें या तो दिल्ली जाने दिया जाए या फिर उन्हें यहीं पर धरना देने दिया जाए साइड में टेंट लगाकर। मुरादाबाद के आईजी रमेश शर्मा, डीएम, एसएसपी तमाम अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि अभी जाम हल्के हल्के चलना शुरू हुआ है। कुछ गाड़ियां जो ऐसी फंस गई थी बीच में जिसमें मरीज थे या कुछ थे, तो उनको पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनवाकर निकलवाया है। और अब धीरे धीरे ट्रैफिक आप देखेंगे शुरू हो चुका है। तो ये माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की बात किसान मान लेंगे और धरना समाप्त कर देंगे। जी अजय जी, तो कितना बड़ा जाम है अभी? जी अजय जी, जब रामपुर से ये ट्रैफिक आया तो यहाँ से लगभग रामपुर की दूरी 8 से 9 किलोमीटर है, तो वहाँ तक जाम पहुँच चुका है लखनऊ की दिशा में। और अगर मुरादाबाद से दिल्ली मुरादाबाद की दिशा में बात करें तो लगभग 15 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। और अब जाम थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि अगर जाम सही तरीके से खुल भी जाएगा तो इसे निकलने में लगभग सुबह हो जाएगी। जी, तो देखना होगा कि इस यहाँ पर किसान क्या धरने पर बैठते हैं या उन्हें दिल्ली आने दिया जाता है। धन्यवाद फरीद आपका। और महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी कर रहे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना समेत कई सेलिब्रिटीज पर एक्शन हुआ है। मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सुरेश रैना और रंधावा को कुछ देर बाद ही जमानत मिल गई। मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए हाई प्रोफाइल पार्टी की जा रही थी, वो भी दिए गए नियमों को ताक पर रखकर। पुलिस ने पार्टी में 3:30 बजे रात को छापा मारा तो 34 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इन लोगों में कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। ये पार्टी मुंबई के JW मैरिज होटल में चल रही थी। पार्टी में 19 लोग दिल्ली से आए थे, कुछ पंजाब और दक्षिण मुंबई के रहने वाले। ज्यादातर ने शराब पी रखी थी। इन सभी पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप लगे हैं। जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें क्रिकेटर सुरेश रैना, गायक गुरु रंधावा भी शामिल है। हालांकि बाद में सुरेश रैना और गुरु रंधावा को बेल मिल गई। इसके अलावा कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस ने सुरेश रैना समेत इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ IPC की धारा 188, 269 और 34 के तहत केस दर्ज किया। इन लोगों को जो महिलाएं हैं उनको 41D का नोटिस देके उनको छोड़ा गया था। जो कस्टमर्स थे उनको अरेस्ट करके बेल आउट किया गया है। मैनेजमेंट के लोगों पे कार्रवाई चल रही है पुलिस स्टेशन में। तो बेसिकली ये इन व्यू ऑफ कोविड। बड़ी बात यह है कि मुंबई में अभी भी लॉकडाउन के नियम जारी हैं, जिसके तहत रात में 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी या सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध है। देश में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस लिया है। जल्द ही लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो जाएगा। 28 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आने वाली है।
कोरोना के संक्रमण की धीमी होती रफ्तार के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। 28 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच रही है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अस्पतालों में ट्रकों से लादकर बड़े डीप फ्रीजर पहुंचाए जाने लगे हैं। फिलहाल भारत में किसी भी फार्मा कंपनी की वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार के राजीव गांधी अस्पताल में 25 दिसंबर को बाकी डीप फ्रीजर भी पहुँच जाएंगे। कुल 90 डीप फ्रीजर यहाँ पर आए हैं। अभी फ्रीजर और बाकी उपकरणों को इंस्टॉल किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद हमने कोविड वैक्सीन के लिए 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता दी है। पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी। दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे पुलिस की फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेज हैं या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ।